हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये जो मुहावरा है आवे का आवा बिगड़ा हो, पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल फिट बैठता है। यानी करप्शन के केस चल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और तंबीह भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। मैं आपको सारा कॉन्टेक्स्ट सुनाया था। आज चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब एक केस की सुन रहे थे, तो उसमें लतीफ़ खोया साहब के साथ मुकालमा हुआ, जिसपे उनकी जो बहुत मशहूर मुलाकात है उसके हवाले से बात की गई कि उसमें शक ये हो रहा था कि एनआरओ ना दे दे जुडिशरी। तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपके सामने भी आ जाएगा। चीफ साकिब निसार ने कहा कि वज़ीर आज़म अब्बासी फरियाद सुनाने आए थे, सुन ली मगर दिया कुछ नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म फरियाद सुनाने आए थे, सुन ली मगर दिया कुछ नहीं। मुलाकात से कुछ नहीं खोया बल्कि पाया ही है। अपने इदारे और वकला को मायूस नहीं करूँगा। अदलिया अपने इस भाई पर एतबार करें। मेरा काम फरियादी की फरियाद सुनना है, यानी प्राइम मिनिस्टर अब्बासी फरियादी। मेरी जिम्मेदारी है कि साहिल की तकलीफ़ को सुनूँ, यानी साहिल अब्बासी की तकलीफ़ को सुनूँ। उस रोज़ जस्टिस अब्दुल रशीद वाली सूरत हाल थी। सर अब्दुल रशीद साहब मुलाकात खुद गए बगैर, मैंने उनके घर जाने से इनकार किया। साहिल दर पर आए तो फरियाद सुनना पड़ती है, पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ हो। खोया साहब कहते हैं उनकी तकलीफ़ का सबको पता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ साहिल की बात की है। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अगर साहिल यहाँ पे नवाज शरीफ है या फरियादी नवाज शरीफ है, उन्होंने केस ओपन लड़ने के बजाय मेरिट पे खाकान अब्बासी साहब को भेजा। अगर ऐसा किया उन्होंने, जो लग रहा है चीफ जस्टिस साहब की बात से कि साहिल खुद दर पे आया, साहिल को तकलीफ़ थी, साहिल की बात सुननी थी, लेकिन हमने दिया कुछ नहीं। इसका मतलब साहिल ने मांगा भी, साहिल ने फरियाद भी की, और ये सब आउट ऑफ लीगल बॉन्ड्स है। इससे चलता है पता कि कितना यकीन है खुद उनको, केस उनको वीक है नवाज शरीफ साहब का, अदरवाइज हरकतें ना करते। नवाज शरीफ साहब ने इस पर जो कहा आपको वही बता देते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को फरियादी जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे नवाज शरीफ के हवाले से या खाकान अब्बासी के हवाले से। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि शायद खाकान अब्बासी से बात करूंगा, और वज़ीर आज़म चाहें तो इस पर चीफ जस्टिस से वजाहत तलब कर सकते हैं। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ साहब जिनको नाअहलियत हुई है, जिनकी अकामा मुबैना करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग पे, वो चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि इनसे वजाहत तलब की जाए। मैं तो उस वक्त भी खामोश रहा जब जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए अडियाला जेल में जगह मौजूद है। जो इदारे किसी का अलाकार बनते हैं, यानी कि फ़ौज की तरफ इशारा किया नवाज शरीफ ने, ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। 70 साल में कितने तो उनका पुराना एडिटर हो गया। ये सब कुछ वोट को इज्जत की बयानियों को हर जगह इज्जत मिल रही है। नवाज शरीफ ने कहा कि वोट की इज्जत के बयानियों को हर जगह इज्जत मिल रही है, लेकिन मेरा एक सवाल है नवाज शरीफ साहब से, जनाब, वोट की इज्जत के बयानियों को हर जगह इज्जत मिल रही है, लेकिन बड़ा अफसोस का मुकाम है कि आपकी अपनी पार्टी में उसको इज्जत नहीं मिल रही। जब से आप फारिग हुए और आपने ये वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का बयान शुरू किया है, तो ये जो पाकिस्तान के टॉक शोज़ हैं, इनमें से आपके जितने बड़े बड़े डिफेंडर थे, जो पार्टी के सूरमा थे, जो आया करते थे टॉक शोज़ में डिफेंड करने, वो सब गायब हो गए। मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। आपकी सबसे अहम पोस्ट पार्टी की नवाज शरीफ साहब सेक्रेटरी तलात की होती है किसी भी पार्टी की, यानी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको वो दूर दूर तक मीडिया पे नजर नहीं आएंगे नवाज शरीफ साहब का बयानिया या वोट की इज्जत को इज्जत देते हुए या उसको डिफेंड करते हुए। तलाल चौधरी ये प्रोड्यूसर्स को फ़ोन कर करके कहा करते थे कि जनाब उनको बुलाया जाए, लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब फारिग हुए, ये आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। नवाज शरीफ, तलाल चौधरी साहब दूर दूर तक आपको मीडिया पे नजर नहीं आएंगे नवाज शरीफ के इस बयानिए को कि वोट की इज्जत की जाए, उसको इज्जत दिलाते हुए। दानियाल अजीज़, अनोशा रहमान, हनीफ वासी साहब, परवेज़ रशीद साहब, खुरम दस्तगीर साहब, राना सनाउल्लाह, राना मुफ्ता इस्माइल, ये आपको दूर दूर तक नजर। नवाज शरीफ साहब, मुझे आपको, मैं खैर आप बहुत सीनियर, आपकी मैं बड़ी इज्जत देता हूँ, मैं करता हूँ आपकी ज़ाती तौर पे, लेकिन पहले आप अपनी पार्टी को तो इन ऑर्डर लेके आए। आपकी पार्टी के लोग खुद आके जो है आपके बयानिए को ना इज्जत दे रहे ना डिफेंड करें। जो मैंने नाम लिए बड़े कम नाम है, इनमें मरियम औरंगजेब साहबा का नाम भी शामिल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का काम ही ये है कि पार्टी को डिफेंड करना और पार्टी के सुप्रीम लीडर के बयानियों को डिफेंड करना, लेकिन ये लोग नज़र नहीं आ रहे। कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई जिन पर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा बहुत खुश है, क्योंकि ये कहा गया है वाजिद ज़िया ने कि किसी भी प्रॉपर्टी में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं निकला। तो हालांकि मामला यही है कि नाम तो उनका नहीं है, नाम तो उनके बच्चों का आ गया है, और सवाल ये है कि उनके बच्चे उस वक्त डिपेंडेंट थे अपने बाप पे, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई। लेकिन हम फिर भी, हमारे कोर्ट के रिपोर्टर हैं आमिर सईद साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कल और आज के मामला। आमिर, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो आज भी जिरा जारी थी हारिस साहब की, जो उनके ख्वाजा हारिस जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब के। वाजिद ज़िया ने क्या कहा और क्या जिरा हुई?
जी कामरान साहब, सबसे पहले आज जब उनसे जिरा हुई तो उनसे कतरी ख़त से मुतालिक सवालात किए गए। उनसे पूछा गया कि आपको जो कतरी ख़त मौसूल हुआ था, क्या आप समझते हैं कि वो हम बिन जासिम ने ही लिखा था? उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो हम बिन जासिम ने ही लिखा था। और उस ख़त में उन्होंने उस तमाम जो 2 खतूत थे जो नवंबर और दिसंबर 2016 के थे उनकी तस्दीक की, और जिसमें ये लिखा गया था कि जो सरमायाकारी थी शरीफ ख़ानदान की कतर में और कतरी शहज़ादे के साथ, उसकी भी उन्होंने तस्दीक की। और इसके अलावा वो जो फिर बाद में सेटलमेंट हुई और तकसीम हुई, उस तमाम की उन्होंने तस्दीक की। फिर जब ख्वाजा हारिस ने उनसे पूछा कि क्या आपने कतरी को बयान रिकॉर्ड करने के लिए जब बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो आपको ऑफ़र की गई थी कि आप कतर चले जाएं, तो आप क्यों नहीं गए? तो इस पर वाजिद ज़िया ने फ़ौरन कहा कि क्या मेरी सिक्योरिटी की ज़मानत आप दे सकते थे? और इस पर उन्होंने कहा कि हमने फिर ये फ़ैसला किया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने, क्योंकि कॉन्सेंसस नहीं था कि क्या हमें कतर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो फिर हमने इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा आमिर, इसके अलावा क्या बात हुई कतरी के अलावा? और क्या टफ आपके ख्याल में आज का दिन टफ नवाज शरीफ के लिए था, साहब के लिए था, या वाजिद ज़िया के लिए था? और क्यों था, अगर था तो दोनों में से किसी के लिए भी? कामरान साहब, बेसिकली अभी तो जो क्रॉस में जिरा जो होती है उसमें वकील सफाई के पास ये इख्तियार होता है कि वो सख्त सवालात करें और अपना केस इस्टेब्लिश करें। तो आज जो सवालात थे वो ज़्यादा ये सवाल इस्टेब्लिश कर रहे थे ख्वाजा हारिस साहब कि जो कतरी था उसको इतना डराया और धमकाया गया कि वो पाकिस्तान आने से उसने इनकार कर दिया। एक जो ख़त लिखा गया था जिसमें यह कहा गया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कतर नहीं आएगी, और उसमें यह कहा गया कि अगर कतरी जो शहजादे हैं वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में आ जाएँ या जो पाकिस्तानी एम्बेसी है कतर में वहाँ पर आ जाएं, तो उनसे जो सवालात होंगे उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो ख्वाजा हारिस बयान करते कि बहुत सख्त थी, और इतना उसको डराया गया कि वो उसने फिर लेकिन आमिर साहब ये बात बताइए क्या इससे ये बात की नफी होती है कि जो कतरी ने जो खत भेजा जिसको फसाना लिखा, जिसको जजेस ने रद्द कर दिया, वो खत तो वाजिद ज़िया ने नहीं लिखवाया था, वो तो कतरी ने खुद लिखा ना अपनी फ्री विल से, जिसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, एक अफसाना है। ये बात तो सही है ना? वो खत तो उसे लिखा है कि वो भी वाजिद ज़िया ने मान लिया कि उन्होंने लिखवाया था गन पॉइंट पे कतरी से। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो ख़त कतरी शहजादे ने लिखा था, लेकिन उसमें ख्वाजा हारिस का ये सवाल था कि आपने उनसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिखा, आपने उनसे ये नहीं कहा कि आपको कौन से अकाउंट की डिटेल चाहिए, आपको कौन सी ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए। और इसमें फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ख्वाजा हारिस का केस था वो इस्टेब्लिश कर रहे थे कि कतरी शहजादे को डराया गया इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आया। और उसमें उन्होंने ये भी कहना था कि कतरी शहजादे ने से आपने जो दूसरी जो बरतानिया से आपने रिकॉर्ड लाया और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से लाया, वो तो आपने उसके साथ आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, लेकिन आपने कतरी शहजादे से इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे, इतने रेलेवेंट रिकॉर्ड मांगा कि वो उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बात की जरूरत लेकिन आमिर साहब वो डॉक्यूमेंट भिजवा भी सकता था। बहरहाल ये तो कोर्ट ने देखना है। मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, उसके लिए पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं थी। अगर वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन बिजनेस की उनकी मांगी थी GIT ने, तो वो कतरी जो था वो कतर में रह के भी वो ट्रांजैक्शन भेज सकता था। लेकिन आई थिंक उस लेटर में तो लिखा है कि वो उसने अपने बाप परदादा सुना, उसके पास तो खुद को डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एम आई राइट? जी बिल्कुल, उनके पास उन्होंने बेसिकली ये बताया तो नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, लेकिन सिंपल उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। यार ऑब्वियसली जब अगर देखे ना, वो नवाज शरीफ साहब के गवाह थे ना, कतरी जो थे, अगर नहीं भी किसी ने बताया तो नवाज शरीफ साहब खुद बता देना चाहिए था कतरी को कि जनाब डॉक्यूमेंट भेजे ताकि मेरी जान छूटे। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफ कोर्स उसमें अगर वो देना चाहते तो वो दे सकते थे। वाजिद ज़िया ने मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे आमिर साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, कल की जो मैं आपकी सुन रहा था रिपोर्टिंग, आपने बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग की कोर्ट की, जिसमें आपने बताया, और ये बात सही है कि वाजिद साहब ने कहा कि जी अपार्टमेंट में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, स्टील मिल में नवाज शरीफ का नाम नहीं है। तो केस तो यही है ना कि उनका नाम नहीं है, उनके उन बच्चों का नाम है उन अपार्टमेंट्स में, दूसरी प्रॉपर्टीज में या दूसरे बिजनेस में जो उस वक्त उन पर डिपेंडेंट थे या वो बहुत छोटे थे। यही केस है ना बेसिकली? तो जी एग्जैक्टली जी, मैंने उस पर वजाहत भी की थी कि जो नैब का केस है वो नवाज शरीफ के खिलाफ डायरेक्टली नहीं है कि नवाज शरीफ के कुछ एसेट्स हैं, वो एसेट्स बच्चों के नाम पे हैं और बच्चे उस वक्त छोटे थे, स्टूडेंट्स थे और बच्चों के नाम पे असासे हैं। लिहाजा जो ख्वाजा हारिस के सवालात थे वो उन्होंने उसी के जवाब दिया और उसी से रेलेवेंट जो बात है इसमें। बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप कोर्ट की, और करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, रमेश कुमार साहब हमारे साथ होंगे और इमरान इस्माइल साहब। कायरा साहब, मैं ही चाह रहा था कि बाकी के हजरात भी आ जाए, तो एक ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो, तो उसके बाद एक गो में प्रोग्राम शुरू करूं। क्या कहते हैं कायरा साहब? ताकि वो बाकी लोग भी आपकी बात भी सुन लेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। कायरा साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको शो में। मेरे दो सवाल हैं बुनियादी आपसे। पहला सवाल
एक तो आई थिंक मैं और आप निजाती तौर पे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से कि मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनकी मुलाकात को लेकर उन्होंने जो बात कही कि जी प्राइम मिनिस्टर फरियाद लेकर आए थे, साइल लेकर आए थे, साइल बनकर आए थे, सुन लिया मगर दिया कुछ नहीं। इस पर नवाज शरीफ ने जो कहा है कि चीफ जस्टिस की वजाहत तलब करनी चाहिए, आपका अपना टेक क्या है? चीफ जस्टिस ने सही किया या नवाज शरीफ साहब ने साइल बन के जो भेजा उनको वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को, वो गलत इकदाम था? कायरा साहब। देखिए, मैं तो कामरान साहब परसों से ये बात कह रहा हूँ, पहले दिन ही मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस साहब को और अदलिया को एक्सप्लॉइट करेगी मुस्लिम लीग इस मामले में, और उनके एक एक कदम को उसके बाद पता नहीं अभी कई क्या क्या कहानियाँ छेड़ेंगे। और जब वो इस मुबाहिसे में जाएंगे तो अल्टीमेटली उन्होंने ये भी कहना है कि देखिए जनाब, हम तो इस हद तक गए कि वज़ीर आज़म साहब चल के गए ये मामला ख़त्म करने में, लेकिन बदकिस्मती से चीफ जस्टिस साहब ने नहीं माना। साहब, ये मामला किस तरह इस तरह खत्म हो सकता है? ये तो आउट ऑफ लॉ किस तरह खत्म हो सकता है ये मामला? सर, ये तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए इस पे, अगर कुछ सोचे भी इस तरह ऑपोजिशन। अब जी मैं गुजारिश करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को, बड़े समझदार तहम्मुल वाले बंदे हैं, बुर्दबार आदमी हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। जो लफ्ज़ है ना जी, लफ्ज़ों को चुनाव इस लेवल पे तो खैर बहुत ही मोहतात होने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे आजकल उनके साथ जो माहौल मुस्लिम लीग का और हुकूमत वक्त का है, उसमें उनको बहुत मोहतात अल्फाज की ज़रूरत है। मसलन एक फरियादी तो दरबारों में आते हैं जी, फरियादी इस तरह नहीं आया करते। सो ये कोई फरियादी और फरियाद का इशू नहीं था, बल्कि चीफ प्राइम मिनिस्टर को एक मुलाकात की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, वो गए उनके पास। तो चीफ जस्टिस साहब को फरियादी का लफ्ज़ जो है वो तो किसी आम आदमी के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी भी फरियादें लेके नहीं जाते, उनके पास दरखास्तें लेके जाते हैं, अपने केस लेके जाते हैं। ये दरबारों का इशू होता है कि उसमें फरियाद लेके जाई जाती है, और जब वो फरियादी की फरियाद सुनी जाती है तो वो मेहरबानी करता है फरियाद सुनने वाला कि मैंने उसको ये। लेकिन कायरा साहब, मुझे एक बात बताइए, कायरा साहब, आपके लिए ये बात अहम नहीं है कि ये गए क्यों फरियाद लेके? जब कोर्ट के केस चल रहे हैं करप्शन के इनके ऊपर, तो फरियाद से मुराद तो ये कि ये कोई एनआरओ करने गए वहां पे, तो सवाल तो हमें प्राइम मिनिस्टर से या नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए कि आप गए किस तरह? आपके पास तो एविडेंस है, आप क्यों गए चोर दरवाजे से? जो एलामिया है कामरान, शायद जो एलामिया जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अगर हम वो पढ़ें जी, तो उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात के ख्वाहिश का इजहार किया, अटॉर्नी जनरल साहब के जरिए मैसेज दिया गया, वो तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। मैंने पहले कहा था ये 1-on-1 मुलाकात दुरुस्त नहीं है, इसके बड़े खौफनाक असरात ये निकालने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम लीग वाले बेनिफिट लेंगे इससे। और उसमें कहा गया कि जी उन्होंने कहा कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हुकूमत वक्त अदलिया को पूरा तावन फराम करेगी, तो अदलिया तो बस हुकूमत वक्त तो वैसे ही पाबंद है। फिर उन्होंने कहा कि जी वो हेल्थ और तालीम के मामला पे कहा गया कि हम उस पर बड़े खुश हैं और बड़ा अच्छा इक़दाम आप उठा रहे हैं। फिर पानी के मामला पे उन्होंने ब्रीफिंग दी। ये मामला फिर इसमें फरियाद कहाँ से आ गई? वो कौन सी फरियाद लेके गए थे जिसके? सर वो तो कायरा साहब, वो तो आज लतीफ खोसा साहब के साथ मुकालमा हुआ है ना, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लोग शक करने की कोशिश कर रहे हैं या जो तासुब कुछ और वो अदालत के अंदर खोसा साहब सीनियर वकील हैं, जज साहब ने जो बातें की। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और ख़ास तौर पे इस वक्त जो माहौल मुस्लिम लीग का बना हुआ है और मुस्लिम लीग जो हमला आवर है सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें बहुत मोहतात अल्फाज की ज़रूरत है और बहुत मोहतात इक़दाम की ज़रूरत है। मुझे खदशा ये है कि अभी मुस्लिम लीग और इसको एक्सप्लॉइट करेगी। और नवाज शरीफ ने जो कहा है कि चीफ जस्टिस से वज़ाहत तलब करें, उस पर आपकी क्या राय है सर, कि जो फरियादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? नहीं, वज़ाहत तो खैर क्या तलब करनी, लेकिन मैं समझता हूँ वज़ाहत तो तलब नहीं की जा सकती, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए, मुनासिब होता कि इसके लिए शायद उनके ये देखें ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है, किन अल्फाज किस लहजे में ये बात कायरा साहब होता क्या है, मैं आपको कायरा साहब एक अर्ज करूं, एक असम्पशन देखें, चीफ जस्टिस से प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है। अब चीफ जस्टिस को तो नहीं पता कि वो आगे आके नवाज शरीफ केस के मुतालिक साइल बन के आएंगे। ये भी तो सर बेनिफिट डाउट देना चीफ जस्टिस को, उनको तो नहीं पता। कामरान, शायद ये बात वो क्या कह रहे हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाल को सारा पाकिस्तान जानता है कि चीफ जस्टिस साहब के पास प्राइम मिनिस्टर क्या करने गए होंगे। वो इस वक्त जो टेंशन है उसको रिलैक्स करने, वो डायरेक्टली शायद उन्होंने मदद ना मांगी हो, डायरेक्टली कोई ऐसे बातें ना की हो, लेकिन तलखी काम करनी चाहिए, ब्रॉडर व्यूज के ऊपर बातें हुई हो, हमें तो नहीं पता। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब का आज का कहना और कल का जो एलामिया था परसों का,
उन दोनों को अगर साथ मिला के पढ़ा जाए तो फिर फरियाद कोई और है, फिर फरियाद जो है वो इलामिया के अंदर नहीं है। जी इलामिया में नहीं, ये बात सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल बड़ा आपने मुफस्सल एनालिसिस किया। खैरा साहब मेरे साथ ही रहेगा। इमरान इस्माइल साहब बहुत वार्म वेलकम। मैं इसके उस हिस्से पे आना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के, जो आज साकिब निसार साहब ने कहा इलामिया को छोड़ दें आप। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म फरियाद सुनाने आए थे, सुन ली मगर दिया कुछ नहीं, कोई जुडिशल एनआरओ नहीं होगा, और ये कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ साइल की बात की। तो यहाँ पर ये बात सही है अगर मैं समझूँ इमरान इस्माइल साहब के वो नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर उनसे एनआरओ करने आए थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको एनआरओ दिया नहीं, और ये सवाल फिर नवाज शरीफ और उनकी पार्टी से पूछना चाहिए कि आपने क्यों ऐसी हरकत की, क्योंकि ये तो आउट ऑफ लीगल मॉरल एथिकल बाउंड्स है ऐसे करना, जो आप मुकदमा चल रहा है करप्शन का। इमरान साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए दो ही बातें हो सकती हैं जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। एक बात तो ये हो सकती है कि वज़ीर आज़म ने, जैसा बात हो रही है कि जी वो साइल बन के उन्होंने दरख्वास्त की कि जी कोई हौलात रखें हमारे पे, कुछ रहम फरमाएं, ये हो सकता है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया हो कि जी आपकी मेहरबानी, आपने नवाज शरीफ साहब को टांगा तो मैं वज़ीर आज़म बना, वरना मैंने मेरी बारी कब आनी थी। तो आप अभी अपने ये जो आपके काम है इसको जारी रखिए ताकि मैं यहाँ बैठा रहूँ। तो इन दोनों में से तीसरी बात कोई नहीं हो सकती कि उन्होंने उनको वज़ीर आज़म को ज़रूरत पड़ी कि वो जाके चीफ जस्टिस से मिलें और उनको बताएं कि जी आप जो इस वक्त छापे मार रहे हैं अस्पतालों के ऊपर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ये काम तो वज़ीर आज़म का और उनकी काबीना का या उनके लोगों का है, उनकी हुकूमत के लोगों का है कि वो अस्पतालों में जाके छापे मारें, चेक करें दवाइयाँ हैं कि नहीं। ये चीफ जस्टिस का काम तो नहीं हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस इज गोइंग आउट ऑफ वे टू हेल्प पीपल, कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरह लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो उसकी वज़ीर आज़म साहब आगे तारीफ करते हैं, बात समझ नहीं आती। बात यहाँ पे एम्बिग्युइटी ये पैदा हो सर बात तो बड़ी क्लियर है इमरान भाई, बात तो बड़ी क्लियर है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर फरियाद सुनाने आए थे, वो फरियाद गवर्नेंस के हवाले से नहीं थी, 2 महीने रह गए गवर्नमेंट खत्म होने में, वो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ साइल की बात की। साइल खाकान अब्बासी पे कोई केस नहीं चल रहा, तो साइल भी नवाज शरीफ, फरियाद भी उनकी थी। तो ये तो सवाल पूछना चाहिए नून लीग से हमें कि जनाब आप क्यों गए, आप तो अदालतों के साथ वैसी ऐसी तैसी करने को तैयार फिर रहे, तो आपको एविडेंस है, एविडेंस दें बजाय इसके कि एनआरओ करें इस तरह। इमरान साहब बिल्कुल सवाल बनता है, और हम तो अभी एक लफ्ज़ को लेके बैठ गए ना। हमारे यहाँ ये भी एक इशू हो जाता है कि जी आपने फलाना लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। अब वो जैसे मालूम होता है कि पूरा मुल्क उस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने की वजह से किसी एक जंजाल में फंस गया कि वो फरियादी कह दिया, तो वो जी बड़ा अब इसकी डिक्शनरियाँ खुलेंगी, इसमें से लफ्ज़ी मायने इसके तलाश करें। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा इमरान इस्माइल साहब। मैं चाहता हूँ नून लीग को भी बीच में शामिल कर लिया जाए। रमेश कुमार साहब, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस से वजाहत तलब करने का, हम आपसे क्यों ना पूछें कि जनाब आप क्यों गए वहाँ पे फरियाद लेकर नवाज शरीफ साहब की, क्यों एनआरओ मांगा आपने? जो चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि प्राइम मिनिस्टर फरियाद सुनाने आए थे, उन्हें मिला कुछ नहीं, वो लेने आए थे और साइल की तरफ से बात करने आए थे, हमने कोई जुडिशल एनआरओ ना किसी को देंगे ना दिया। आपके पास तो सारा मवाद मौजूद है जनाब एविडेंस का, तो आप चोर दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? कामरान, पहली चीज़ तो ये कि इंटरनल क्या मीटिंग्स हुई, क्या बातें हुई, और इतनी बातें खैर बाहर तो नहीं आई है। आ गई है सर, आज बताया चीफ जस्टिस ने, आ गई है रमेश भाई, आ गई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कामरान साहब, बात सिंपल में ये है कि अगर फरियाद उन्होंने कोई बात की है तो फरियाद लाजमी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से हो, बहुत सारे पेंडिंग केसेस के हवाले से बात हो सकती है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में अगर कोई इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है उस हवाले से बात हो सकती है। मैं समझता हूँ कैसी ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्टैंड की बात की, मगर चीफ जस्टिस साहब बाख्तियार हैं और कोर्ट का एक पावर है, कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, और जो भी वो कहें, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को इतना मीडिया के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए कि आप क्या इमेज दे रहे हैं मुल्जिमान को कि आप जाके चोर दवाए जजेस को मिले, आगे फ्रंटमैन भेजें, प्राइम मिनिस्टर को फ्रंटमैन बना दें अपना। जब मुल्क का इतना बड़ा लीडर नवाज शरीफ साहब जो है, अगर फ्रंटमैन बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर को, साइल बना के, फरियाद बना के भेजेंगे जुडिशल एनआरओ के लिए, तो आम आदमी क्या सोचेगा कि वो भी जजों को पर्चियां लगाए, वो भी पैसे लगाए, वो भी उनसे चोर दरवाजे से जो है रिलीफ ले। ये आप क्या सर इस मुल्क को बना रहे हैं रमेश भाई? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एनआरओ किस चीज़ का, इस वक्त केसेस पेंडिंग में हैं, केसेस जज साहब अदालत में नीचे चल रहे हैं,
चीफ साहब उसके सुपरविजन के हेड भी नहीं है, वो भी एजाजुल हसन साहब हैं। और हमें चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि भाई जुडिशल एनआरओ, मैं किसी एनआरओ की बात, एनआरओ वाला वक्त गया और आज और माहौल चल रहा है और केसेस जो है, अगर आप खुद समझते हैं कि एक केसेस जो है इंटरनेशनली आए हैं, तो फिर किसी का रोल ही अगर नहीं है तो फिर एनआरओ किस चीज का रोल है तो मैं बता दूं आपको, मैं बताता हूं सर, मैं सर बताता हूं आपको, पेंडोरा बॉक्स जो सर रोल है, पेंडोरा बॉक्स आपके प्राइम मिनिस्टर ने खोला, उनसे मुलाकात करके इस मौके पे रोल है, फैसला महफूज किया। सर मेरी बात तो सुनिए सर साहब, एक मिनट रुकिए जी, कह रहा साहब एक सेकंड सिर्फ, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। रमेश कुमार साहब, रोल है, फैसला महफूज किया हुआ है, चीफ जस्टिस के बेंच ने इसमें नवाज शरीफ की नाअहलियत का तयन कर रहा है, परमानेंट होगी, 10 साल की होगी या 5 साल की होगी। जी कह रहा साहब, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। उसमें मियां साहब के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। कहरा साहब मांगने आए थे, फरियाद करने आए थे, उनकी बात सुन लिया, दिया कुछ नहीं है जी। इसका मतलब है, मैंने तो पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब को इस मीटिंग, पहले तो मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी, हो गई तो 1-on-1 ही होनी चाहिए थी। अगर 1-on-1 भी हो गई तो फौरी तौर पे इस मीटिंग का सारा एजेंडा ओपन कर दे, वरना ये बहुत एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और वो काम शुरू हो गया। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया है कि वो मांगने आए थे, सवाल करने आए थे, फरियाद की, हमने उनकी बात, दिया कुछ नहीं जी। जो एलामिये में आपने बताया है वो कुछ और है, मोहतरम जज साहबान और मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, वो कुछ और है। और जो आप फरमा रहे हैं कि दिया कुछ नहीं, वो तो कौम को बता दीजिए ना, वो क्या मांगा जो आपने नहीं दिया। ये बात सही है, लेकिन कहरा साहब, जब चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जुडिशल एनआरओ नहीं दिया, ना देंगे, तो उसका मतलब यही है कि एनआरओ मांगे रमेश कुमार साहब की पार्टी। जुडिशल एनआरओ की बात नहीं है यार, ये इश्यू नहीं है। मैं पाकिस्तान के शहरी के तौर पे ये मेरा हक है, उस मीटिंग के अंदर मैं चीफ जस्टिस साहब से जी आप ठीक कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब से कोई उनकी तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे जब वो फरमा रहे हैं खुद कि मैंने वो कुछ नहीं दिया जो वो मांगने आए थे, तो मेरा ये हक बनता है एक सियासी जमात के तौर पे भी कि मैं सवाल करूं कि वो क्या मांगने आए थे। रमेश भाई बता दें क्या मांगा, वरना हम यही समझेंगे कि आप रिलीफ मांगने आए थे, चोर दरवाजे से एनआरओ मांगने आए थे। बता दें खुल के क्या मांगा आपने। कायरा साहब पहले भी एनआरओ हुए, आपने देखा कि उन एनआरओ को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो नल एंड वाइड कर दिया है। तो मैं समझता हूं कोई एनआरओ की ऐसी बात नहीं है, उसके बावजूद एनआरओ और दोनों को जो मशकूक बना रहे हैं। अच्छा, जो एनआरओ थे ना रमेश कुमार साहब, जो एनआरओ थे वो स्ट्राइक डाउन हो गए, लेकिन माफीनामे कायम रहे। हाँ, माफीनामे कायम रहे, वो पक्के एनआरओ थे, ये बात सही है। उसमें सऊदी अरब की मोहर लगी हुई थी, वो ये बात सही है। अच्छा जी, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं जरा। एनआरओ खतरनाक है या माफीनामे खतरनाक है? कमर जमान साहब एज ए जेंटलमैन आप बताएं। माफीनामे खतरनाक होते हैं, जिसमें जो तो मैं तो सेक्रेटरी नहीं था। एनआरओ खतरनाक था। एनआरओ तो एक कानून था जिसका सारे पाकिस्तान के लोगों को फायदा हुआ, अच्छों को। ये मेरी बात एक बंदे के लिए नहीं था, दिल से लगी है। माफीनामा एक फर्द और एक खानदान के लिए था। भाई बात सुने, जो बेनजीर भुट्टो साहब गुजारिश है, माफीनामा तो एक खानदान के लिए था। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं, हालांकि पीपल्स पार्टी वालों करनी चाहिए थी, जो मैं करने लगा, सुन लें प्लीज। जो एनआरओ बेनजीर भुट्टो साहबा ने किया, वो तो मुल्क के अंदर आई, इलेक्शन लड़ा, अपनी जान दी। जो एनआरओ माफीनामा नवाज शरीफ साहब ने किया, वो कैद से बचे, मुल्क से बाहर गए, जान बचाई और मौज की। दो चीजों में फर्क है, ये पीपल्स पार्टी को ये कहना चाहिए था जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आगे जाता हूं। बहरहाल उन्होंने एनआरओ के अंदर उस एनआरओ के अंदर ये था कि स्विस बैंक में जो पैसे है उसका खत नहीं लिखना है। उस एनआरओ में ये था कि एमक्यूएम के ऊपर जो केसेस है वो सारे खत्म है। यहाँ पे वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, एनआरओ ज्यादा किया था इनके साथ। मैं आगे जाऊंगा। जनाब इमरान खान ने आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, मतलब खूबसूरत से मुराद वैसे खूबसूरत नहीं, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद आते हैं जी। आपके आका नवाज शरीफ है जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी उन्होंने डोरियां पकड़ी हुई हैं। 1 पॉइंट एजेंडा पे नवाज शरीफ है कि किसी ना किसी तरह उनकी चोरी बच जाए। खाकान अब्बासी जो चीफ जस्टिस से मीटिंग की है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वहां जाके हाथ बांधे होंगे कि जी नवाज शरीफ को बचा लो, एनआरओ दे दो। अमेरिका की ट्रिप में भी मुझे खदशा है कि वहां भी जाके वो अमेरिकनों के घुटने गोडे दबाए होंगे कि जनाब किसी तरह नवाज शरीफ की चोरी बच जाए। मैं बाजवा डॉक्ट्रिन तो यही समझाऊं कि वो कहते हैं पाकिस्तान आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं शरीफ डॉक्ट्रिन आपको बता देता हूँ क्या है। धांधली करके पावर में आओ, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनमें से बड़ा बड़ा पैसा चोरी करो और वो पैसा बच्चे बाहर बैठा दो, पैसा बच्चों के नाम पे कर दो।
और आपको कोई पकड़े तो कहे जी जमहूरियत खतरे में है, और आपको सजा हो तो मुझे क्यों निकाला। ये है शरीफ डॉक्ट्रिन। जरदारी साहब उतने ही करप्ट हैं जितने नवाज शरीफ साहब हैं, दोनों साहब उतने ही करप्ट है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। इमरान साहब किसी से तो बना के रख लें यार। इमरान इस्माइल साहब, आप जरदारी साहब को भी अभी भी करप्ट समझते हैं बेचारे, वो तो बाइज्जत बरी हुए हैं कैसे से यार। चले नवाज शरीफ साहब को तो आप समझते हैं शरीफ डॉक्ट्रिन, जरदारी डॉक्ट्रिन भी एक ही है जी। नहीं, जरदारी डॉक्ट्रिन भी हुई ना जी। हमने सारों ने देखा, वो वजीर आजम से उन्होंने ख़त लिखवाया, बड़ी मुश्किलों से कोर्ट ने लिखवाया, फिर वो वजीर आजम ने वो ख़त का मतन बदल दिया, फिर वो जाली हुआ, फिर दूसरे वजीर आजम आए, फिर वो फारिग हुए। और जरदारी साहब के बारे में कौन नहीं जानता कि यहाँ किस तरह सिंध में हुकूमत इस वक्त रन हो रही है। कायरा साहब नहीं जानते किधर से प्रोजेक्ट्स में क्या हाल हो रहा है, किस तरह से पैसे यहाँ पे लूटे जा रहे हैं। ये देखिए ना, मुमकिन है ना जानते हो कायरा साहब, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कायरा साहब ना जानते हो। कायरा साहब को भी 100% पता है इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन कई बार मसले तो आंखें बंद कर लेते होंगे। मुझे नहीं पता, ये कायरा साहब से आप पूछें। लेकिन ये तो एक खुला सच है कि सिंध में क्या हो रहा है। अदीब फरियाल तालपुर के दौर में किस तरह से काम चल रहा है, शर्जील मेमन ने किस तरह से काम उतारे हैं मुल्क के अंदर, ये सब खुली किताबों की तरह बातें लिखी हैं। दुबई में कौन बैठ के वो चाचा चीनी जो है वो चला रहे हैं, कौन उनके ऑर्डर्स लेके यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, कौन कलेक्ट करता है पैसे, कौन लेके जाता है पैसे, कहाँ जाते हैं, सारी दुनिया को पता है। ये मामला अब जब खुलेंगे सारे तो खुलेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारा फर्ज ये है कि हम आइडेंटिफाई करते रहें। और तो इमरान डॉक्ट्रिन, कायरा साहब, इमरान डॉक्ट्रिन ये है, इमरान डॉक्ट्रिन ये है कि सवाए इमरान खान साहब के सब करप्ट हैं, यानी नवाज शरीफ साहब भी करप्ट है, जरदारी साहब भी करप्ट है। तो आप इमरान साहब को नहीं ज्वाइन कर लेते? आप तो करप्ट नहीं है कायरा साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि केपी के गवर्नमेंट के ऊपर जितने सवाल आए, एक सूबा है जहाँ पे बाकायदा एहतसाब का इदारा बना के अपनी मर्जी का बंदा लगा के फिर उस इदारे को गैर फाल कर दिया और उस बंदे को फारग कर दिया। एक सूबा है जिसके ऊपर सीरियस सवालात उठाए गए हैं उनके अपने एमएनएज और उनके अपने वज़रा की तरफ से। मुखालफ तो उठाते रहते हैं ना अपने वज़रा की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से। उसके बावजूद भी अगर मेरे भाई को वो नज़र नहीं आता तो उनका हक है। लेकिन एक चीज़ तय कर लीजिए कि क्या मेरे ऊपर या मेरे लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर फैसले होने हैं या अदालतों के फैसले होने हैं। हमारे खिलाफ हमारे जो केसेस बने थे वो आलमी अदालतों में भी और पाकिस्तान की अदालतों, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी अदालतों में भी और पाकिस्तान की अदालतों में भी हमारे हक में डिसाइड हुए। और गिलानी साहब ने खत नहीं लिखा, उनकी आईनी पोजीशन ठीक है। और दूसरा खत मेरे भाई जो लिखा गया उसका मतन सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव हुआ। बिल्कुल ठीक है सर। जी जी इब्राहिम साहब क्विकली, मैंने रमेश कुमार साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको टाइम कम मिल रहा है, जल्दी से कह दीजिए इमरान साहब क्या कह रहे हैं। मैं कायरा साहब को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो इदारा बनाया एहतसाब का, वो हमने कोई दूसरे इदारे खत्म नहीं किए, नैब खत्म नहीं की। सर इसमें आऊंगा मैं वक्त का, मैं इमरान भाई मैं आऊंगा दोबारा। मैं रमेश कुमार साहब, रमेश कुमार साहब हेड आज तक नहीं लगाया, वो गैर फाल है। रमेश कुमार साहब कह रहा हूँ नहीं यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों हज़रात से माजरत के साथ रमेश कुमार साहब से बात कराएं मेरी। आप तो नैब भी खत्म करने के। रमेश भाई ये बताइए, शरीफ डॉक्ट्रिन या नजरिया नवाज शरीफ क्या है जो आप इलेक्शन में सेल आउट करेंगे? इमरान खान ने तो कहा करप्शन करो, अपने बच्चों के नाम पे जायदाद रखो, जिस तरह वाजिद जिया साहब ने कह दिया है कि नवाज शरीफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनके डिपेंडेंट बच्चों के नाम पे जो अभी बच्चे ही थे, करोड़ों की और अरबों की प्रॉपर्टीज है। तो यही है शरीफ डॉक्ट्रिन जो इमरान खान समझ रहे हैं, करप्शन बच्चों के नाम पे? इज दिस योर डॉक्ट्रिन? कामरान, पहली चीज़ तो ये है कि लोगों में इस वक्त अवेयरनेस ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि वोटों का टर्नओवर भी ज़्यादा आएगा और लोग आज परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे और लोग जो है वो इस किस्म की बातों में नहीं जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। करप्शन में नहीं जाएंगे। जो इस वक्त परफॉर्मेंस के हवाले से पंजाब टॉप पे है, दूसरे नंबर पे आप केपीके को दे सकते हैं मगर आप सिंध और बलूचिस्तान को नहीं दे सकते। पहली चीज़ ये है। अगर आप जाएंगे करप्शन के हवाले से, एहतसाब कमीशन बिल्कुल गैर फाल है वहाँ पे अपना केपीके के अंदर, क्योंकि मैं भी अब एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में चारों सूबों में घूमता रहता हूँ, मगर सिंध जैसा हाल मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा। कहीं नहीं देखा। हम बिल्कुल लैब वहाँ पे भी हर जगह पे काम कर रहा है, मगर यहाँ पे जो करप्शन के जो इदारे जो खत्म करने वाले हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्ट कर रहे हैं। और जिस लेकिन सर जरदारी साहब तो बाइज्जत बरी हुए मेरे भाई, जरदारी साहब को टेकना केस हो गया, बम वाला केस। नैब आजाद बैठा है यार, वज़रा जेलों में बैठे हैं, ये वक्त ये नजरिया जरूरत जो है ना कामरान, मैं एक मिनट तो आप नैब की गलती है ना जी रमेश भाई। मैं नैब के हाथ सिंध में आपने बांध दिए,
FIA को फेडरल बेदारा ओ यार, जरदारी साहब ने नून लीग की 10 साल जेल बुक की है। 10 साल आपकी जेल एक चीज, आज 273 बिलियन की अगर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट आई है सिंध की, का एहतसाब कर रही है। वाहिद सूबा है रमेश, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि आपके खिलाफ नैब ज्यादती कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का एहतसाब कर रही है, सूबाई गवर्नमेंट उसके हाथ बांध दी है। कमर जमान साहब, आप सीनियर बंदे हैं जी। मैं समझता हूं, मैंने कितने पेशेंस से आपको सुना, आप सीनियर बंदे हैं, मेरी बात थोड़ा सुन लें। आपने 18th अमेंडमेंट पास किया है कि हर सूबे, हर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 18th अमेंडमेंट के बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन वो अपोजिशन से होगा, मगर सिंध एक वाहिद सूबा है जहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो गवर्नमेंट का बंदा है, पीपुल्स पार्टी का बंदा है, एक मेंबर है सिर्फ। मुझे इसी पे ब्रेक लेनी है, कायरा साहब का रिस्पांस लूंगा ब्रेक के बाद। सिर्फ लास्ट मुझे एक सर ब्रेक लेनी है। कायरा साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं, आपके लिए और इमरान इस्माइल के लिए। जो नवाज शरीफ साहब तो हो गए नजरियाती, मुझे तो आप लोग इलेक्शन में जीते हुए मुश्किल नजर आ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि अवाम में पजीराई हो रही है नवाज शरीफ साहब की बकौल नवाज शरीफ साहब के उनके नजरिए की, वोट दो इज्जत दो। आप दोनों तो मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं यार, कुछ करें भाई अपना। मैं जब तक ब्रेक पे जा रहा हूं कुछ सोच के रखे क्या जवाब होगा। नवाज शरीफ नजरियाती को क्या जवाब दे सकते हैं आप? एक ब्रेक लूंगा जी मैं। व्यूज, एक नया नजरिया जन्म लिया है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं उन्होंने अपने पास से लर्न किया है और वो नजरिया टकराएगा इन इलेक्शन में और उनके बकौल खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को। कायरा साहब, रेडी हैं आप नजरिया नवाज शरीफ को फेस करने के लिए मेरे भाई इलेक्शन में? वो मैं अक्सर मियाँ साहब की नज़र एक शेयर किया करता हूँ जी। आपके प्रोग्राम में भी फिर दोबारा वही कह देता हूँ कि उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। वो अब इस उम्र में आगे नजरियाती हो गए हैं। इस उम्र में मफादाती और हादसाती तो हो सकते हैं, नजरियाती नहीं हो सकते। अच्छा। तो मियाँ साहब तो अब तैयारियां करें। लगता तो यूं है कि उनका अब जो मस्कन है वो अडयाला जेल होगा। वो अब इलेक्शन क्या जीतेंगे, इंशाल्लाह कौम के सामने हालात आ रहे हैं, इनके ब्यूरोक्रेट भी पकड़े जा रहे हैं, इनके वज़रा के भी खाते खुले हैं। अभी देखिए तो सही ना आगे आगे होता क्या है। इनका तो वो नक्शे इतना तगड़ा बना हुआ था, अब वो टूटा है। तो देखें, पीपल्स पार्टी पहले भी बहुत सारे मुश्किल मराहल से गुजरी है, ये भी एक मुश्किल मरहला है और हम इससे भी इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। मैं समझता हूँ कौम के सामने सारी क़यादतों के बाद खुल के सामने आ गई। नया पाकिस्तान बनाने के जो ख्वाब और तरीक़ाकार था उनका क्या तरीक़ाकार है, और कितने नए लोग उन्होंने बहुत अच्छे किस्म के ज्वाइन करा के पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब लेके चले हैं वो क्या है, और मियाँ साहब की जो ऑनेस्टी और कमाल की सियासत है वो भी कौम के सामने आ गई। सो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मंशूर के साथ सामने आएगी। पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक बात याद रखिए, ट्रायल जितने मर्जी होते रहे, मीडिया का हो या अदालतों का हो, वो स्पॉन्सर्ड हो या ना हो, बात नहीं आएगी पीपल्स पार्टी। ये बात तय है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना मुकदमा लड़ा है, अपने अदालतों से या इदारों से नहीं लड़े, और हम सुरखरू ठहरे हैं। ठीक है रमेश भाई, बात ये है अडयाला जेल तो शायद आप जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब खुद भी कहते हैं और कायरा साहब भी कह रहे हैं कि आप जाएंगे, तो वहां से जब इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे तो ये लगता है, खैर कायरा साहब से मैं माजरत के साथ बहुत कम डिसएग्री करता हूँ, लेकिन कायरा साहब से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, जब अडयाला जेल से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका नजरिया और अवाम में पॉपुलर होगा और वो और उनको विक्टिम का वोट मिलेगा, हीरोशिप आएगी। भुट्टो साहब को हीरोशिप बहुत मिली थी जेल में जाने के बाद और मजीद आएगी। तो आप अडयाला जेल से इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें अगर जीतना है आपने, जो नजर आ रहा है। सिर्फ जेल में जाने से हीरोशिप नहीं मिलती। देखिए, मैं समझता हूं कायरा साहब ने एक किस्म का, कायरा साहब ने तो एक किस्म का एड साहब अदालत का डिसीजन सुना दिया। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई चीजें हैं। जो कल की जो प्रोसीडिंग है वो आपने खुद देखी है। बहरहाल जो भी कोर्ट फैसला करेगी और उस फैसले के बाद भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। उसके सर कल की क्या प्रोसीडिंग थी? मगर बात सिंपल में ये कि मैं आज आपको बता दूं जी, पीपुल्स पार्टी कम से कम ख्वाब देखना छोड़ दे। जो सिंध की जो तबाही हुई है, अगर जो कराची की इस वक्त जो सियासत है, स्पेशली MQM की, मैं अभी कराची में बैठा हुआ हूँ, अगर MQM ने अपने आप को नहीं संभाला और अगर इमरान खान, इमरान इस्माइल भाई अगर इन्होंने सही पत्ते खेले तो आज भी कराची के अंदर PPP क्या हमदर्दी आपकी ले सकती है, मगर पीपुल्स पार्टी वहां पे कराची के अंदर भी वोट नहीं ले सकती। पीपुल्स पार्टी ने जिस किस्म का सिंध को खंड बनाया है,
तो पंजाब और केपीके से और चलो जी। बलूचिस्तान से उसका कोई चांस नहीं बिल्कुल ठीक है। तो कमर जमान कायरा साहब जैसे नेक बंदे किसी अच्छी पार्टी में जो है वो मेरे ख्याल में यानी नून लीग में आ जाए, शरीफ पार्टी में, शरीफ पार्टी। नहीं, जिसमें सईद गनी अभी शरीफ भाई नाम से शरीफ है। पीपुल्स पार्टी के अंदर, पीपुल्स पार्टी के अंदर मीठी जबान जरूर नजर आती है, मीठी जबान जरूर नजर आती है, ये एक चीज है। सब एमएनएस में एक मोहब्बत वाला स्टाइल जरूर नजर आता है, इखलाक थोड़ा बहुत जरूर नजर आता है कि कम से कम एक हॉट स्टाइल पे नहीं चले मैं जाते समझ हैं, गया जैसे आपका नून लीग point, और मैं समझ PTI गया, हमारे मैं समझ पास गया, aggressive मैं समझ गया। जाते हैं, जो पीटीआई वाले भी जाते हैं। मैं आ गया आपका point। करप्शन में पीपुल्स पार्टी रमेश में भाई, कोई मैच नहीं। कोई मैच हम नहीं। तो कायरा कल- साहब आप डॉक्टर शरीफ साहब, पार्टी में आ डॉक्टर जाए। साहब, हम तो अभी कल इलेक्शन जीते, अभी कल सईद गनी का इलेक्शन जीते हैं और कराची के हब से जीते हैं, फिर भी आपको गुमान है? और नून लीग की सीट जीते हैं जी। बिल्कुल कमर जमान कायरा साहब, मैं कराची की एक के गली के ऊपर मेरी नजर है, क्योंकि गली। मैं चेयरमैन हूं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मैं का। बड़ी खतरनाक गली है। जहाँ रहती है, मुझे सारा इनपुट है कि सिंध की सियासत क्या है, राइट सारा राइट। इनपुट है कि किस किस की जगह पे किस चलो जगह जी, पे बात ये क्या हुई। डेटे पत्ते खेलने अच्छा जी, चाहिए। एक पत्ते लाड़काने की सीट निसार खोड़ा साहब 50,000 वोट की अगर कास्टिंग होती है तो 23,000 वोटों पे जीते हैं। अब लोग अपोजिशन के किस तरीके से खेल खेलते हैं, वो सारी है गेम कि किस तरीके से वो खेल खेलती है। बाकी अगर आप समझे कि पीपुल्स पार्टी के लिए मैदान पूरा आपको साफ है, वोट मिले रमेश तो भाई, आप आजकल वोट करें, गली-गली फिर रहे हैं वोट सिंध मिले की। तो पत्ते खेले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। बात ये हुई कल की प्रोसीडिंग की, आपने रेफरेंस दिया रमेश भाई। कल प्रोसीडिंग में यही हुआ कि नवाज शरीफ साहब के नाम पे कोई जायदाद नहीं है और कोई करप्शन नहीं है, सारे उनके बच्चों के नाम पे है। यही केस है ना, वो आपने साबित करना है अभी, और तो कुछ भी नहीं हुआ कल। ये तो पहले दिन अब से ये था। दिन ब दिन वजीर आज़म का नाम डेली नहीं जो था, उससे हेयरिंग पहले दिन से होगी, नहीं है। लो जी, ये आज का व्यूअर्स प्रोग्राम था। हमें दीजिए कल तक, नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।